आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर चर्चा होने जा रही है जो किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के वजूद की सबसे बुनियादी शर्त होती है। बिल्कुल, एक बहुत ही अहम विषय है ये। हाँ, तो आज का विषय है भारतीय संविधान सभा का जन्म और उसका निर्माण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव कैसे रखी गई। और इसके लिए हमारे पास काफी विस्तृत शोध सामग्री है। सही कहा। आज की इस चर्चा के लिए जो स्रोत जुटाए गए हैं उनमें कई ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और परीक्षा की दृष्टि से तैयार की गई रिसर्च सामग्री भी शामिल है। और हमारा उद्देश्य केवल तारीखें या आंकड़े पढ़ना नहीं है। एकदम नहीं, ये कोई हिस्ट्री क्लास नहीं है। मकसद है उस गहरे संघर्ष और उन कूटनीतिक चालों को समझना जिन्होंने एक गुलाम देश को संप्रभु गणराज्य बना दिया। असल में ये केवल कुछ 100 लोगों के एक हॉल में बैठकर कानून की किताब लिखने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पूरा राष्ट्र सदियों की गुलामी के बाद ये तय कर रहा था कि भविष्य में शासन कैसे चलेगा। विभिन्न विचारधाराओं का टकराव हुआ, समझौते हुए और एक आधुनिक भारत का ढांचा तैयार हुआ। पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है जी। स्रोतों की तटस्थता के बारे में। हाँ, देखिए, इस कालखंड पर बात करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार जैसी राजनीतिक संस्थाओं का जिक्र बार बार आएगा। स्वाभाविक है, उनके बिना ये इतिहास अधूरा है। बिल्कुल। लेकिन हमारा काम किसी दल या विचारधारा का पक्ष लेना या आलोचना करना नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में जो तथ्य हैं उन्हें बिना किसी पक्षपात के प्रस्तुत करना ही इस चर्चा का लक्ष्य है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस विशाल लोकतांत्रिक कवायद का पहला बीज आखिर कब और कैसे बोया गया। इस विचार की औपचारिक शुरुआत 1934 में देखी जा सकती है। 1934 में, मतलब आजादी से काफी पहले। हाँ, उस समय भारत में वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे एम.एन. रॉय। उन्होंने सबसे पहले एक स्वतंत्र संविधान सभा का विचार रखा था। ये तो उस दौर में बहुत ही साहसिक विचार रहा होगा। बहुत ज्यादा। 1934 में भारत पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। सारे नियम लंदन से तय होते थे। और ऐसे माहौल में ये कहना कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, ये तो सीधे सत्ता को चुनौती देना था। बिल्कुल। एम.एन. रॉय का ये विचार शुरुआत में भले ही व्यक्तिगत मांग लगा हो, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल की नींव रख दी। और इसी हलचल का नतीजा था कि अगले ही साल, मतलब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपना लिया। सही कहा, कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक नीति का हिस्सा बना लिया। अब ये किसी एक विचारक का सपना नहीं रहा था, देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंच की मांग बन गया था। और फिर 1948 का साल तो एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बेहद स्पष्ट घोषणा की। वो क्या थी? ये भारत की संप्रभुता का एक बहुत मुखर ऐलान था। ब्रिटिश सत्ता को सीधा संदेश था कि भारत के भविष्य का फैसला लंदन की संसद में नहीं होगा, बल्कि भारत के लोगों द्वारा चुनी गई सभा करेगी। बिल्कुल। और उस समय दुनिया भर में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे थे। ब्रिटिश सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। और इसका असर ब्रिटिश नीतियों में दिखने भी लगा था। 1940 आते आते तो द्वितीय विश्व युद्ध भड़क चुका था। हाँ, और ब्रिटेन को युद्ध में भारतीयों के समर्थन की सख्त जरूरत थी। इसी मजबूरी में अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पहली बार संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया। लेकिन बात सिर्फ सैद्धांतिक सहमति से कहां बनने वाली थी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। जी। इस मिशन ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान बनाने का मसौदा पेश किया, जिसे युद्ध खत्म होने के बाद अपनाया जाना था। लेकिन इस क्रिप्स मिशन ने राजनीतिक माहौल में एक नया गतिरोध पैदा कर दिया। मुस्लिम लीग की वजह से? हाँ, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। स्रोत सामग्री बताती है कि उनकी मांग एक स्वायत्त और अलग राज्य की थी। वे चाहते थे कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए। बिल्कुल, और दोनों राष्ट्रों के लिए 2 पूरी तरह से अलग संविधान सभाएं हों। और क्रिप्स मिशन इस मांग को पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए वो विफल हो गया। फिर इस राजनीतिक डेडलॉक को तोड़ने के लिए 1946 में एक और दल भेजा गया, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 वरिष्ठ मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। और इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी योजना पेश की, जो अपने आप में एक कूटनीतिक संतुलन का बड़ा प्रयास था। बिल्कुल।
इस योजना ने मुस्लिम लीग की 2 अलग संविधान सभाओं की मांग को औपचारिक रूप से तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन प्रांतों के समूहीकरण मतलब ग्रुपिंग का एक ऐसा ढांचा पेश किया जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक अपनी मांगे पूरी होती महसूस हुई। और इसी योजना के आधार पर नवंबर 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन हो सका। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब वो गणित और भौगोलिक ढांचा सामने आता है जिससे सदस्यों को चुना जाना था। बिल्कुल। कैबिनेट मिशन ने कुल 389 सदस्यों की संख्या तय की थी। 389 सीटें? इसे बांटा कैसे गया था? 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गईं, मतलब वो इलाके जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर या कमिश्नर के नियंत्रण में थे। और बाकी बची 93 सीटें देसी रियासतों के लिए रखी गईं, जो राजा महाराजाओं के अधीन थी। और यह आवंटन ऐसे ही नहीं हुआ था, इसके पीछे एक स्पष्ट नियम था। जनसांख्यिकीय नियम, प्रति 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। बिल्कुल। और ब्रिटिश भारत की 296 सीटों का विभाजन भी काफी जटिल था। हाँ, 292 सदस्य 11 गवर्नरों वाले प्रांतों से आने थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के प्रांतों से। और इन सीटों को जनसंख्या के अनुपात में 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में बाकी सभी शामिल थे, लेकिन चुनाव का तरीका सीधा नहीं था। नहीं, आम जनता ने सीधे तौर पर वोट नहीं दिया था। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए सदस्यों को चुना, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। हाँ, ये इसलिए किया गया ताकि अल्पसंख्यकों या छोटे समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। और देसी रियासतों का क्या? उन्हें ये छूट थी कि उनके 93 प्रतिनिधि चुनाव से नहीं आएंगे, रियासतों के प्रमुख उन्हें सीधे मनोनीत करेंगे। फिर जुलाई और अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए और नतीजे काफी कुछ बयां कर रहे थे। बिल्कुल, कांग्रेस ने 208 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। 15 सीटें छोटे समूहों और निर्दलियों के पास गईं। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बड़ा खालीपन था। देसी रियासतों की सीटें? हाँ, वो 93 सीटें शुरुआत में पूरी तरह खाली रह गईं। राजाओं और नवाबों ने खुद को इस प्रक्रिया से दूर रखा। शायद उन्हें डर था कि संविधान सभा में जाने का मतलब अपनी सत्ता खोना होगा। सही बात है। लेकिन इन सब खाली सीटों और समीकरणों के बावजूद स्रोत सामग्री में एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। वो क्या? देखिए, चुनाव सीमित लोगों द्वारा हुआ था। सिर्फ शिक्षित, कर चुकाने वाले और संपत्ति वाले वर्ग ने वोट दिया। फिर भी इस सभा की विविधता अद्भुत थी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल है। इस सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, ईसाई, अनुसूचित जाति और जनजाति सभी के प्रतिनिधि थे। एक तरह से पूरे भारत का लघु रूप। बड़ी बात है, उस दौर में विकसित देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार ठीक से नहीं मिले थे। सही कहा। लेकिन इस सभा की संरचना में एक बड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, जो चेहरे वहां नहीं थे, उस समय के 2 सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना। बिल्कुल। जिन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही थी, वे आधिकारिक तौर पर इस प्रक्रिया से बाहर थे। ये एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य है। खैर, इसके बाद सभा अपने पहले असल काम की तरफ बढ़ती है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। कड़क कड़ाती ठंड में शुरू हुई ये बैठक, पर अंदर का राजनीतिक माहौल बहुत गर्म था। मुस्लिम लीग ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। वे अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। और इसका असर उपस्थिति पर साफ दिखा। 389 सदस्यों वाली सभा में सिर्फ 207 सदस्य आए। एक नए राष्ट्र के लिए ये काफी तनावपूर्ण शुरुआत थी। और क्योंकि कोई अध्यक्ष नहीं था, तो संचालन के लिए एक पुरानी फ्रांसीसी प्रथा का सहारा लिया गया। हाँ, सबसे वयोवृद्ध सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाने की प्रथा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती काम के लिए था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और उनके साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अब नेतृत्व तय हो गया था। अगला कदम था वैचारिक मार्ग प्रशस्त करना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ये कोई साधारण कानूनी मसौदा नहीं था। ये नए राष्ट्र के सपनों और आदर्शों का घोषणा पत्र था। बिल्कुल। इसने तय किया कि भारत संप्रभु होगा, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगी और न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता मूल सिद्धांत होंगे। और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। यही आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बना।
इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है क्या सवाल? कि इतने बड़े विविधताओं से भरे और विभाजन से गुजर रहे देश का संविधान बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये कोई चंद महीनों का काम नहीं था। पूरा समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इस दौरान संविधान सभा के 11 सत्र हुए। तो इन 11 सत्रों में सदस्य कर क्या रहे थे? वे सिर्फ कल्पनाओं से कानून नहीं गढ़ रहे थे। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए, ब्रिटिश प्रणाली से संसदीय स्वरूप समझा, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। पहले प्रारूप पर ही 114 दिनों तक चर्चा हुई। एक एक शब्द और पूर्ण विराम पर बहस हुई। और इस व्यापक काम में खर्च भी भारी आया। 1940 के दशक में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च। जब देश गरीबी और विभाजन से जूझ रहा था, तब ये एक बहुत बड़ा निवेश था। भारत अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा था और इसमें BN राव की भूमिका बहुत अहम थी। हाँ, वे संवैधानिक सलाहकार थे। दुनिया भर के कानूनों का विश्लेषण करके पहला कच्चा खाका उन्होंने ही तैयार किया था। फिर ये वर्षों की तपस्या 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई, जब भारत के लोगों ने संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया। लेकिन आधिकारिक शुरुआत के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया, क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व था। और लागू होने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। दिलचस्प बात यह है कि 26 जनवरी के बाद भी ये सभा भंग नहीं हुई। नहीं, इसने 1951-52 के पहले आम चुनावों तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन सिर्फ कानून ही लिखे गए। लेकिन स्रोत सामग्री एक अलग ही कहानी बयां करती है। हाँ, कुछ साइड क्वेस्ट भी थे। एक नए राष्ट्र की पहचान स्थापित करने वाले काम। ये सभा केवल एक कानूनी किताब नहीं बना रही थी, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी गढ़ रही थी। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता का सत्यापन। एक संप्रभु गणराज्य होते हुए भी राष्ट्रमंडल में रहना एक बड़ा कूटनीतिक कदम था। और प्रतीकों का भी बहुत महत्व था। आज़ादी से कुछ हफ्ते पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तिरंगे को मान्यता देना एक भावुक क्षण था। और फिर 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति चुने गए। राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा मुकम्मल हो चुका था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। आज जो लोकतांत्रिक खुलापन और अधिकार हम देखते हैं, वो रातों रात नहीं मिले। ये उन तीखी बहसों और ऐतिहासिक समझौतों का परिणाम है। गहरे मतभेदों के बावजूद देश हित में आम सहमति बनाने का कठिन रास्ता चुना गया। राष्ट्र केवल भावनाओं से नहीं, ठोस नियमों से बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? 1946 में बिना इंटरनेट, बिना सर्च इंजन के संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान पढ़े। किताबों और पत्रों के जरिए असहमति के बीच भी आम सहमति खोजी। अब सोचिए, अगर आज के आधुनिक युग में नया संविधान लिखना पड़े, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज तुरंत बना देता है, जहां सूचनाओं की बाढ़ है, तो क्या सूचनाओं का ये शोर 389 लोगों को कभी एक मत पर पहुंचने देगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये तकनीकी गति और ओवरलोड उस धैर्य और संवाद को खत्म कर देगा जो किसी महान राष्ट्र की नींव के लिए जरूरी है? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से निकलकर हमारे डिजिटल वर्तमान को कटघरे में खड़ा करता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत अच्छा बिंदु है। बिल्कुल। इसी वैचारिक चुनौती के साथ हम इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इतिहास सिर्फ पीछे देखने का साधन नहीं है, बल्कि आज को समझने का एक लेंस है। एकदम सही बात है। भविष्य में ऐसे ही और भी जटिल विषयों की परतों को उधेड़ने के लिए फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नए विचारों को पढ़ते रहें और इस बात पर विचार करते रहें कि आज की हमारी व्यवस्थाओं की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी